इंडिया फाइनली आजाद है। एक नया देश पैदा हुआ है, पर यह नया देश बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम एक ऐसा देश थे जो पार्टीशन से जख्मी था, गरीबी और रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहा था। हमारी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, हमारी टेक्नोलॉजी बेसिक थी। इस मुश्किल टाइम में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना एक इम्पॉसिबल ड्रीम लग रहा था। यह एक ऐसा सपना था जिसे सिर्फ एक सच्चा विजनरी ही देख सकता था, और हम खुशनसीब थे कि हमारे पास ऐसे विजनरी थे। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि साइंस इंडिया के फ्यूचर की चाबी है। वो जानते थे कि इंडिया को दुनिया के महान देशों में ऊंचा खड़े होने के लिए हमें मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। पंडित नेहरू के विजन को एक शानदार साइंटिस्ट डॉ होमी जहांगीर भाभा में अपना परफेक्ट पार्टनर मिला। उन्हें सही ही इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। भाभा एक जीनियस थे जिन्होंने एटम के अंदर छिपी इमेंस पावर को देखा। वो समझते थे कि इस पावर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने, मेडिसिन को आगे बढ़ाने और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ये सपना नेहरू के साथ शेयर किया। साथ में उन्होंने इंडिया की एटॉमिक जर्नी की नींव रखी। ये एक पार्टनरशिप थी जो भरोसे और देश के लिए एक जैसी मोहब्बत पर बनी थी। वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते थे, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जो इंडिया को इस क्रिटिकल फील्ड में आने वाली जनरेशंस के लिए आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर बनाएगा। ये सपना 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना के साथ एक ठोस रूप में आया, और बाद में ट्रॉम्बे में शानदार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या BRC का निर्माण हुआ। ये सिर्फ ईंटों और मोर्टार की एक बिल्डिंग नहीं थी, ये साइंस का एक मंदिर था। ये इंडिया के सबसे ब्राइट माइंड्स का घर बन गया। यहाँ हमारे साइंटिस्ट्स ने एटम के रहस्यों को खोलने का अविश्वसनीय काम शुरू किया। डॉ भाभा का लीडरशिप मैग्नेटिक था। उन्होंने यंग साइंटिस्ट्स की एक पूरी जनरेशन को देश की तरक्की के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ क्यूरियोसिटी फूट सकती थी और इनोवेशन उड़ान भर सकता था। साबित करते हुए कि तुम संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। इसे 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूँ। इसे 3 स्टेप्स में रेसिपी की तरह सोचो। पहला स्टेप था हमारे नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके हमारे पहले सेट के रिएक्टर्स को पावर देना। दूसरा स्टेप था पहले स्टेज में बने मटेरियल का इस्तेमाल करना, साथ ही हमारे दूसरे एलिमेंट मतलब के विशाल भंडार का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाना। फाइनल और तीसरा स्टेज था एडवांस्ड रिएक्टर्स बनाना जो सारे फ्यूल पर चलेंगे, जिससे इंडिया को सदियों तक एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। सिर्फ कुछ सालों का काम नहीं था, ये इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक रोडमैप था। इंडिया की अविश्वसनीय दूरदर्शिता का एक सबूत था। कई सालों तक इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांति को समर्पित था। हमारा फोकस क्लियर था। हम डेवलपमेंट के लिए एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते थे। हम अपने गांवों के लिए बिजली चाहते थे, अपने किसानों के लिए बेहतर फसलें और अपने लोगों के लिए एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। दुनिया हमें एक ऐसे देश के रूप में देखती थी जो मानवता की भलाई के लिए साइंस का इस्तेमाल करने के लिए कमिटेड था। हम रिएक्टर्स बना रहे थे, पर हमारे इरादे शांतिपूर्ण थे। हम ग्लोबल स्टेज पर डिसआर्मामेंट की बात करते थे। हम न्यूक्लियर हथियारों के बिना एक दुनिया में विश्वास करते थे। ये वो कोर फिलॉसफी थी जिसने हमारे साइंटिस्ट्स और हमारे लीडर्स को गाइड किया। हमारी जर्नी प्रोग्रेस की थी, अग्रेसिव नहीं। हम एक बेहतर फ्यूचर बना रहे थे, एक एक एटम करके। पर फिर हमारे आसपास की दुनिया बदलने लगी। साल 1962 ने हमारे दरवाजे पर एक कठोर सच्चाई ला दी। चाइना के साथ युद्ध एक दर्दनाक वेकअप कॉल था। इसने हमें दिखाया कि एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में शांति को हमेशा हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें एहसास हुआ कि एक देश की ताकत सिर्फ उसके आदर्शों में नहीं होती, बल्कि खुद का बचाव करने की उसकी क्षमता में भी होती है। यह हमारे देश और उसके लीडर्स के लिए गहरी आत्मनिरीक्षण का क्षण था। हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारे लोगों की सेफ्टी एक सबसे बड़ी चिंता बन गई। दुनिया उतनी आदर्शवादी नहीं थी जितनी हमने उम्मीद की थी, और हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयारी करनी थी। सिचुएशन सिर्फ 2 साल बाद 1964 में और भी सीरियस हो गई। चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अचानक हमारे पास एक न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी था।
ये हमारे रीजन के सिक्योरिटी लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव था। खतरा अब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था, ये असली था और ये बिल्कुल बगल में था। हमारे लीडर्स को एक मुश्किल सवाल पूछना पड़ा, क्या हम कमजोर रहने का जोखिम उठा सकते थे? पीसफुल एटम अभी भी हमारी प्रायोरिटी था, पर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट हमेशा के लिए बदल गया था। प्रेशर बढ़ रहा था। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की दिशा के बारे में एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो दशकों तक इंडिया की किस्मत को आकार देगा। इससे हमारी सोच में एक शांत पर महत्वपूर्ण बदलाव आया। जबकि पीसफुल प्रोग्राम जारी रहा, एक नया स्ट्रेटेजिक डायमेंशन पर्दे के पीछे आकार लेने लगा। हमारे साइंटिस्ट्स को अब एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की संभावना का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह आधिकारिक तौर पर एक हथियार बनाए बिना टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी विकसित करने का एक तरीका था। यह एक चालाक और सावधान रास्ता था। इसने इंडिया को अपने न्यूक्लियर डिवाइस के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी हासिल करने की अनुमति दी। बस अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इसकी जरूरत पड़ी तो हमने अपने की शुरुआत की। सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ लिया। इस नई सोच का कल्मिनेशन एक शांत बुद्ध पूर्णिमा की सुबह आया। तारीख थी 18 मई 1974। राजस्थान के पोखरण के रिमोट डेजर्ट्स में इंडिया ने अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया। मिशन को एक सुंदर, शांतिपूर्ण कोड नेम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। यह नाम सिंबॉलिक था। इसने दुनिया को एक मैसेज भेजा कि हमारे इरादे शांतिपूर्ण थे, भले ही हमने अपनी नई कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। जमीन हिली और वहां मौजूद साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की छोटी टीम से एक बहुत बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने अपने देश को गर्व महसूस कराया था। इंडिया न्यूक्लियर पावर्स के एक्सक्लूसिव क्लब में एंटर कर चुका था। यह इमेंस गर्व का क्षण था और हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस की घोषणा थी। स्माइलिंग बुद्धा मिशन की सफलता बाक में हमारे साइंटिस्ट्स की ब्रिलियंस और डेडिकेशन का एक सबूत थी। उन्होंने सालों तक सीक्रेसी में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इस अविश्वसनीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम किया था। उन्होंने साबित किया कि इंडियन साइंटिस्ट किसी से कम नहीं थे। यह टेस्ट खास तौर पर स्पेशल था क्योंकि यह एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या PNE था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार ने दुनिया को बताया कि हमारा न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं था। हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माइनिंग और एक्सकेवेशन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहते थे। हालांकि दुनिया ने अंडरलाइंग मैसेज को साफ साफ समझा। इंडिया के पास अब न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता थी, अगर वह चुनता तो। दुनिया की रिएक्शन स्विफ्ट और हार्श थी। प्रमुख न्यूक्लियर पावर्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, खुश नहीं थे। उन्होंने इंडिया के टेस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार को कंट्रोल करने के उनके प्रयासों का उल्लंघन माना। कनाडा, जिसने हमें अपना पहला रिसर्च रिएक्टर बनाने में मदद की थी, ने तुरंत सभी न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन बंद कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के गठन का नेतृत्व किया, जो न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक एक्सक्लूसिव क्लब था। इंडिया अचानक अलग थलग पड़ गया। हमें सीवियर टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। हमारे लिए एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल हो गया, न केवल हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बल्कि दूसरे सेक्टर्स को। ये सैंक्शंस हमारे को डायरेक्ट करने और हमें ध्यान करने के लिए और आगे उल्टा असर किया। इन्होंने हमें और मजबूत और दृढ़ बनाया। आइसोलेशन के इस पीरियड में हमें अंदर देखने के लिए मजबूर किया। इसने हमारे आत्मनिर्भरता को बढ़ाने को बढ़ाया। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसे चुनौती के रूप में लिया। अगर दुनिया हमें टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो हम इसे खुद डेवलप करेंगे। इस मुश्किल फेज में हमें मदद करने और ड्राइवर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इसने भविष्य की सफलता के लिए आत्मनिर्भर किया और साबित किया कि भारतीय भावना को सैंक्शंस और प्रेशर से दबाया नहीं जा सकता। हमारे न्यूक्लियर पर हमने सीखा एक ऐसा सबक जिसने हमें तब से अच्छी तरह से सेवा दी है। 24 सालों तक इंडिया ने एम्बिग्युइटी की पॉलिसी बनाए रखी। हमारे पास क्षमता थी, पर हमने खुद को न्यूक्लियर हथियार राज्य के रूप में घोषित नहीं किया। पर 1990 के दशक में दुनिया फिर से बदल गई। हमारे पड़ोस में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तनावपूर्ण रहा। एक क्षण आया जब हमारे लीडर्स को लगा कि यह एम्बिग्युइटी अब हमारे राष्ट्रीय हित की सेवा नहीं कर रही है। मई 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के बोल्ड लीडरशिप में इंडिया ने अपनी पूरी ताकत दिखाने का फैसला किया।
पोखरण द्वीप के नाम से जाने जाने वाले 5 न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज में हमने दुनिया को घोषित किया कि हम एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर पावर थे। साइंटिफिक टीम के पीछे की गाइडिंग फोर्स महान डॉ. APJ अब्दुल कलाम थे, जो हमारे देश के एक सच्चे रत्न थे। पोखरण द्वीप की सफलता अविश्वसनीय राष्ट्रीय गर्व का क्षण था। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति और साइंटिफिक एक्सीलेंस के बीच एक परफेक्ट कोलैबोरेशन था। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने यह फैसला लेने में इमेंस साहस दिखाया, यह जानते हुए कि यह फिर से इंटरनेशनल सैंक्शंस को इनवाइट करेगा। डॉ. कलाम, डॉ. आर. चिदंबरम और उनकी समर्पित साइंटिस्ट्स की टीमों ने इसे साकार करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने इतनी प्रिसिजन और सीक्रेसी के साथ टेस्ट किए कि दुनिया पूरी तरह से सरप्राइज हो गई। यह एग्जीक्यूशन में एक मास्टर क्लास था। थार रेगिस्तान से एक नए कॉन्फिडेंट इंडिया ने विश्व मंच पर अपनी एंट्री की घोषणा की। हम अब सिर्फ क्षमता वाला देश नहीं थे, हम साबित ताकत वाला देश थे। टेस्ट के तुरंत बाद इंडिया ने कुछ रिमार्केबल किया। हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी की घोषणा की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वादा है। इसका मतलब है कि इंडिया कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला नहीं होगा। हम उनका इस्तेमाल केवल जवाबी कार्रवाई में करेंगे अगर हम पर पहले न्यूक्लियर हथियारों से हमला किया जाता है। यह पॉलिसी एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के रूप में इंडिया के कैरेक्टर को दर्शाती है। यह प्रदर्शित करता है कि हमारे हथियार पूरी तरह से डिटेरेंस के लिए हैं। वे अग्रेशन या किसी को धमकी देने के लिए नहीं हैं। वे हमारे 1.4 बिलियन लोगों की रक्षा के लिए एक ढाल है। इस एथिकल स्टैंड ने वैश्विक समुदाय में इंडिया को सम्मान दिलाया है, यह दिखाते हुए कि शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी और संयम के साथ किया जा सकता है। आज इंडिया की न्यूक्लियर क्षमता मजबूत और सिक्योर है। हमने वह हासिल कर लिया है जिसे न्यूक्लियर ट्राइड के नाम से जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें, इसका मतलब है